नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। दरअसल विकास प्राधिकरण की टीम ने जनता रोड स्थित एक अवैध कॉलोनी परिसर को दोबारा सील कर दिया है। इस कॉलोनी को पहले 2 दिसंबर को सील कर दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद कॉलोनी में निर्माण कार्य चल रहा था। जनता रोड पर करीब 80 बीघा भूमि पर एक अनधिकृत कॉलोनी में सड़कों और भवनों का निर्माण किए जाने के चलते उसके विरुद्ध प्राधिकरण में मुकदमा विचाराधीन है। इसके बाद इसके तहत प्राधिकरण की टीम ने थाना देहात कोतवाली के पुलिस बल के साथ 2 दिसंबर को इसे सील किया गया था। सील की गई इस अवैध कॉलोनी में निर्माण की सूचना पर प्राधिकरण की टीम ने इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि सील की गई कॉलोनी परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था। इस पर इस कॉलोनी को दोबारा सील किया गया। जब ये सील किया गया तो उन्होंने पाया कि ये कॉलोनी अनधिकृत है, जिसका प्राधिकरण से कोई मानचित्र नहीं है, यानी कि लेआउट इसका पास नहीं था, स्वीकृति भी नहीं मिली थी। उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा था और इसके चलते विकास प्राधिकरण द्वारा सील की कार्रवाई की जा रही थी। और उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश पर शासन में सुनवाई चल रही थी। ये कॉलोनियां विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में है। अब यहाँ पर किसको दोषी ठहराया जाए, विकास प्राधिकरण को, बिल्डर को, या फिर जो कार्रवाई करते नहीं नजर आ रहे, क्योंकि एक बार सील कर दिया गया उसके बाद दोबारा निर्माण कार्य चालू हो गया, तो फिर हम इसको किसकी लापरवाही करेंगे। एक मामला हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अगर हम पूरे भारत देश को देखें तो पूरे भारत देश में जितने भी शहर होंगे और जहां जहां कॉलोनियों का निर्माण हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बिल्डर्स की लापरवाही से, या हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की जो ढील होती है उसकी वजह से ऐसे तमाम मामले सामने नजर आते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि आखिर जब ये इनका लेआउट पास नहीं होता है तो फिर बिल्डर्स कैसे निर्माण कार्य चालू कर सकते हैं। इसमें 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पहला कि बिल्डर्स के पास खूब पैसा होता है और अधिकारियों को पैसा खिलाते नजर आते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि राजनीतिक दबाव रहता है। हम बहुत से बिल्डर्स को देखे होंगे जो हमेशा राजनीतिक पहलू में नजर आते हैं। आप कहीं का भी उदाहरण ले सकते हैं। राजनीतिक संरक्षण की वजह से भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। काफी भारी तादाद में जो कॉलोनी है उनका निर्माण देखा जा रहा है। और एक और खबर सामने आई थी, वो भी हम आपको बताते हैं कि हाई टेंशन तार के नीचे प्लॉट्स का वितरण हो रहा था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पैसों के चक्कर में बिल्डर्स कैसी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। और यही सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बिल्डर्स के ऊपर खड़े होते नजर आते हैं। रेरा एक ग्रुप बनाया गया है, लेकिन रेरा से भी आम जन को कोई भी प्रॉफिट होता नजर नहीं आ रहा है। मामला पूरा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखता है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। विलक्षण सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। थैंक यू जी विलक्षण जी, मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। दरअसल यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है कॉलोनी का। कॉलोनी को सील किया गया। सील करने के बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य चालू रहा। दोबारा से हालांकि सील कर दिया गया है, लेकिन शासन प्रशासन की इतनी ढील कैसे रहती है कि बिल्डर्स इतनी मनमानी करते नजर आते हैं। स्नेहा जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे माफिया का पूरा नेक्सस समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम समझे कि कानून किस तरह से काम करता है। सी, अगर हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात, जो डेवलपमेंट होता है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 1998 में रूल्स बनाए गए थे, जिसके सेक्शन अलग अलग सेक्शंस के अंदर इसके पूरे प्रॉपर लेट डाउन रूल्स बनाए गए थे कि कौन कौन से लोग हैं, जो कॉलोनीज मतलब क्या होती हैं, कॉलोनीज में डेवलपर्स कौन होते हैं, कॉलोनाइजर कौन होते हैं। तो जैसे उदाहरण स्वरूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉलोनी क्या होती है फैक्ट के अंदर, तो बेसिकली एनी प्लॉट ऑफ लैंड या एक एनी डिविजन ऑफ लैंड जिसमें आप मार्किंग्स करके प्लॉट काट रहे हो, या उस पे कंस्ट्रक्शन करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, या उसमें फ्लैट्स काट रहे हैं फॉर द पर्पस फॉर द इंटेंट ऑफ सेल, तो उसको एक कॉलोनी
के रूप में किया जाता है। द पर्सन डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्ट इज कॉल्ड अ कॉलोनाइजर। अब मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर कहा गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि इनका एक पूरा एक बिल्डर का और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है उनसे परमिशन मिल जाती है। और 2016 में रेरा एक्ट आने के बाद कोई भी अगर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक डेवलपिंग कॉलोनाइजर या बिल्डर होता है, उसको एक रेरा अप्रूवल भी लेना पड़ता है। रेरा अप्रूवल एक कॉम्पिटेंट पैरेलल अथॉरिटी बन गई है, जिसमें यह होता है कि कोई भी होम ओनर एसोसिएशन का या कोई भी होम ओनर अगर डिस्प्यूटेड होता है ऐसे डेवलपर से, तो वो मैटर रेरा मिल जाए ऐसे केस। जिसका पर्पस ये है कि जल्दी से जल्दी एक लीगल मैटर को सुलझाया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, तो अब कम्स डाउन टू द फैक्ट कि इनलीगल कॉलोनीज पनपती कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जैसे आपके पास अगर आज एक लैंड है 10 एकड़ का जी। अब उस 10 एकड़ के लैंड को सबसे पहले तो एक, अगर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एरिया में आता है तो उसका कैटेगराइजेशन होता है। ऐसे भोपाल के मास्टर प्लान को अगर आप देखें तो उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड, ग्रीन लैंड, रेसिडेंशियल कैटेगरी 1, 2, गवर्नमेंट लैंड, और ऐसे करके उसके डिविजन होते हैं। तो इस पर्टिकुलर लैंड को अगर वो एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें अगर आप उसे चाहते हैं कि उसे प्लॉट काट काट के आप बेचें, जो कि आज नॉर्मली मध्य प्रदेश या भोपाल में रहते हुए हर आदमी कर रहा है, तो उसको आपको डाइवर्ट करना होता है। डाइवर्ट इन द सेंस कि वो डाइवर्ट होता है कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर पर्पसेस है। सबसे बड़ा खेल यहाँ पे यही आता है, क्योंकि एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड जो है हमारा मध्य प्रदेश का, उसके 2011 के अंदर परमिशन की पूरी लेट डाउन दी गई है। दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है स्नेहा जी कि यहाँ पर परमिशन के जो सेट क्राइटेरियाज है इनमें बहुत जबरदस्त लेटलाली की जाती है। यानी अगर एक कोई भी सेल ऑफ लैंड हम करते हैं तो उसका जो डाइवर्जन होता है वो आजकल टाउट्स, दलालों के थ्रू ऑलरेडी इतनी सेटिंग बाजी से होता है कि हर किसी लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए परमिशन हो जाती है। और वर्स्ट थिंग इज कि एक लैंड की वैल्यू इस बात पे बहुत निर्भर करती है कि वो डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हुजूर विधानसभा क्षेत्र है जो भोपाल में, या कोलार का आप विधानसभा क्षेत्र ले लें, और उसके बाद अगर आप नीलबढ़, रातीबढ़ जो एक पोर्शन पड़ते हैं जो मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्सटेंशन तक आगे, नीलबढ़ का जो चौराहा है और समझ में जो नई कॉलोनियां वहां बस रही है वो सब अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में आती है। यहाँ पर कई पुराने जमाने के एग्रीकल्चर लैंड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और क्योंकि ऐसी लेटलाली लोकल विधायकों, अफसरों की साठगांठ और वहाँ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो होती हैं जो लैंड से रिलेटेड ही बाहुबल पे काम करती है, इन्होंने सेटिंग बाजी से वहाँ के लैंड के प्राइसेस को हेवीली इन्फ्लेट करके रखा है, क्योंकि वहाँ के लैंड्स को आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाएंगी। जी हाँ। अच्छा, क्योंकि आपको परमिशन मिल जाती हैं तो जब एक लैंड का नॉन एग्रीकल्चर यूज होता है तो उसमें 2 खेल आ जाते हैं। यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, विच इज कि जैसे ही एक लैंड का आपने डिवीजन कर लिया, अब उस लैंड को आप इंडिविजुअली जब प्लॉट सेल करते हैं तो उसका पर्पस बिल्डिंग ही होता है। यहाँ पे लॉ बदल जाता है, आपको बिल्डिंग परमिशन की रहती है, तो एक बंदा कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ले सकता है, ये कर सकता है, या घर बनाने के पर्पस से लेता है। तो यहाँ पर कोई एक सेट गाइडलाइंड रूल नहीं है कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर लैंड है वो मेन रोड से मान लीजिए 300 मीटर अंदर की तरफ है, अगर उस पर्टिकुलर लैंड में प्लॉट काट दिए जाते तो कोई सेट गाइडलाइंस नहीं होती कि रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए, प्लॉट आप सिर्फ तभी काट सकते हैं जब बिजली और पानी की प्रॉपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से व्यवस्था हो। ये सब बिना उसकी अनदेखी के ही आप काट के कर सकते हैं और आपको मिल जाती है। इसके 2 रीजन होते हैं क्योंकि सरकार इसे प्रमोट करती है। तो पहला ये कि ऐसे सेल ऑफ लैंड पे जिसमें बहुत सारा कंप्लायंस नहीं होता तो लैंड की वैल्यू अपने आप बढ़ती है, क्योंकि परचेजिंग और सेलिंग आसान होती है, और इससे जितनी ज्यादा परचेसिंग में सेलिंग होगी उतना स्टैम्प टैक्स के अंदर स्टैम्प ड्यूटी सरकार को मिलेगी, जो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम है। दूसरा, एक आम आदमी के लिए जितना आसान लैंड खरीदना और बेचना होगा उतना ही इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और आज भी अनफॉर्चुनेटली भारत की इकोनॉमी में लैंड में इन्वेस्टमेंट आज भी सबसे सिक्योर्ड क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट में से माना जाता है, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है, आपने सुना ही होगा कि लैंड की वैल्यू कभी गिरती नहीं है, बिल्कुल है कितना भी रिसेशन आ जाए। विलक्षण जी, यहाँ पर एक और बात इसमें सामने आती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं लेआउट की, तो जब लेआउट ही नहीं रहता है, अगर बिल्डर्स के पास लेआउट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से लेआउट पास नहीं है, तो फिर वहाँ पॉसिबिलिटीज कैसे जनरेट हो जाती हैं कि बिल्डर्स पूरी कॉलोनी ही बना देते हैं। और यहाँ पर तो ऐसा मामला है कि रोकने के बावजूद फिर वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक पॉलिटिकल सपोर्ट होता है बिल्डर्स के ऊपर, ये सारी चीजें करवाता है क्या?
पॉलिटिकल सपोर्ट तो क्या है, जग जाहिर बात है, दैट इज लाइक अड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। हम सब जानते ही हैं कि ये चीज होगी। यहाँ पे स्कैम लेकिन चलता कैसे है, ये इलीगल कॉलोनीज पलटती कैसे, क्योंकि सरकार तो अंधी है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें कोलार के अंदर के क्षेत्रों में, क्योंकि हम सभी भोपाल के, हमारे व्यूअर्स भी मोस्टली जो भोपाल के हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग है, आप शहर की नई डेवलपमेंट कॉलोनीज जो कि पिछले 10 या 11 साल में बहुत बढ़िया, आप जाके देखें, आपको पतली सड़क, इंक्रोचमेंट, हैवी कंजस्टेड हाउस, जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बुरी स्थिति में कोई अगर आग भी लग जाए तो नहीं पहुंचे, ऐसे डेवलपमेंट। लेकिन ऐसे डेवलपमेंट हो कैसे पाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा स्कैम है जो एक जमाने में होता था, जिसकी वजह से इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई। होता क्या था कि जब बिना डाइवर्जन किए हुए एग्रीकल्चर लैंड के जब आप सब डिविजन करके उसे बेचते हो, तब भी उसका कैटेगराइजेशन एग्रीकल्चर लैंड में ही होता है। तो यहाँ पर जब एक नया व्यक्ति उसको खरीदता है तो उसकी कैटेगराइजेशन एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, देखिए एक किसान, मान लीजिए, मतलब फॉर एग्जांपल देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि किसान ने किसान से जमीन खरीदी, पर्पज इज वहां पर कैटेगराइजेशन ऑफ सब डिविजन जो होता है लैंड का, 10 एकड़ की जमीन का अगर सब डिविजन हो गया 1 एकड़ का, या 1 एकड़ में 40 डेसिमल निकाल दिया, अपने 25,000 स्क्वायर फीट निकाल दिया, 10,000 निकाल दिया, ये स्क्वायर फीट्स जो होते हैं ये एग्रीकल्चर लैंड लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो इसको सब डिविजन बहुत आसान है, और जब इसके नामांतरण होते हैं तो ये रजिस्टर्ड होता है एज एन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे लोग ज्यादातर स्कैम ये करते हैं कि बिना परमिशन लेने के लिए जब वो प्लॉट काटना शुरू करते हैं तो वो एट दैट टाइम एग्रीकल्चर लैंड होता है, और उसमें जब एक व्यक्ति उसको खरीदता है तो उसे नॉन डाइवर्टेड लैंड मिलता है, और कहा यह जाता है कि आप हमसे परचेज कर दीजिए, उसके बाद हम इसको डाइवर्ट भी करा देंगे, और उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट जो भी होता है वो टाउट्स या दलाल या ब्रोकर जो होते हैं वो उसे करा देते हैं। जब वो खरीद लेते हैं और सब डिविजन हो जाता है, तब वो एक पर्टिकुलर लैंड एक नॉन एग्रीकल्चर यूज में होता है। जैसे नॉन एग्रीकल्चर यूज होता है तो आपको बनाने की परमिशन मिल जाती है। अब दिक्कत यह है कि इससे पहले जो डिविजन होता है वो बहुत ही अनप्लान्ड होता है, उसकी कोई सेट गाइडलाइंस नहीं होती, उसके ऊपर कोई बहुत ही रेगुलेशन नहीं होता। अगर यही एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड की एक बड़ी कैटेगराइजेशन है, बड़ा खाता हो, जैसे सिटी एरिया में 1 एकड़ का एक कोई एरिया हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ेगा ऐसे कॉलोनाइजर बिल्डर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको अपना प्लान अप्रूव कराना पड़ेगा, आपको आपकी कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन यही चीज आप अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के साथ करेंगे तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लैंड की कैटेगरी ही वहां गिर जाती है। यहाँ पे सरकार सरकार भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ टाउट्स और बिल्डर्स भी इस चीज को सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि कैटेगराइजेशन लैंड का ऐसे हो जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है, इसके 2 और रीजन है। पहला तो लोग कई बार, जरूरी नहीं होता कोई एक लैंड सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करे, कई बार लोग इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ पटक भी देते हैं, और यही एक मेन रीजन होता है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर लैंड खरीदा, उस लैंड पे आपको लोन उठाना है, तो आपको अगर एक एग्रीकल्चर लैंड पे होता है तो कई जगह होता है कि अगर आप ग्रामीण या सहकारी बैंकों से लें तो आपको लोन पे इंटरेस्ट पे फायदा मिलता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोगों को भी एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लैंड बढ़ता जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरहदें बढ़ती जाती हैं, ये कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं, और सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब तक ये कॉलोनीज को इलीगल घोषित किया जाता है तब तक आपको पता चलता है कि वहां के रहवासी कम से कम 15-20 हजार रुपए, 15-20 हजार लोग हो चुके हैं, जो कि एक नॉर्मल विधायक के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए आपने ध्यान दिया हो कि मध्य प्रदेश में, जैसे भोपाल के अगर मैं एग्जांपल लूं, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कई इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज करवा दिया था, सिर्फ फॉर द पर्पज कि उनके घरों को तोड़ा नहीं जाए, क्योंकि अगर एक इलीगल कॉलोनी होती है तो उसके वाटर सप्लाई, लैंड रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी और अलग अलग तरीके की जो उनके बेसिकली कचरा उठाने तक जैसी बेसिक जो सुविधाएं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देनी होती है, वो एक इलीगल कॉलोनी में रुकती है। इवन सेल एंड परचेज तक वहां रुक जाते हैं। तो अगर कोई इलीगल कॉलोनी से मूव करके कोई दूसरी जगह जाना चाहे तो भी उसको दिक्कत होती है, क्योंकि लैंड की वैल्यू गिर जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये पूरा एक नेक्सस, एक इकोसिस्टम बना दिया है इन लोगों ने, जो प्रमोट करता है कि हाँ इलीगल कॉलोनीज और बने। बिल्कुल, विलक्षण जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक खबर आई थी किसी शहर से जहां पर हाई टेंशन तार के नीचे प्लॉट्स कट करके दिए जा रहे थे, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं भोपाल में भी अभी ऐसी कुछ, भोपाल के आउटर में कह सकती हूँ ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके निर्माण इतने ज्यादा, जैसे हम कह सकते कंजस्टेड मकान बनाए गए हैं, इतने कंजस्टेड कि जो बिल्डर का प्लान था, लेआउट प्लान था, जिस हिसाब से उसने दिखाया लोगों को, जो दिखा के और फिर जब घर बेचते हैं बिल्डर्स,
उससे एकदम विपरीत अब कॉलोनी की स्थिति बन चुकी है। एकदम कंजस्टेड एरिया में जो प्लॉट्स हैं, कॉलोनी के अंदर की जमीनें बिल्डर ने बेच के वहां पर लोग अपने हिसाब से अपने मकान बनवा रहे हैं। हाई टेंशन तार है, उसके नीचे लोगों की छत है। यानी कि हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लोगों ने कंप्लेन भी की है और कंप्लेन के बावजूद कलेक्टर तक भी कंप्लेन गई है, उसके बाद भी कुछ ऐसा वहां पर हल निकलता नहीं दिख रहा है। लगातार ऐसी अवैध तरीके से कॉलोनी के अंदर बिल्डर जो है वो जमीन बेच, जैसे जहां बिल्डर ने कहा कि हम यहाँ पर पार्क एरिया बनाएंगे और उस पार्क एरिया को भी उसने बेच दिया और वहां पर लोगों ने अपने घर बनाए हैं। तो इस तरीके की जब गतिविधियां सामने आती हैं बिल्डर्स की, तो फिर उसके बाद जो आम जनता होती है उसके पास क्या उपाय बचता है? आम जनता के पास तो उपाय तब बचेगा जब बिल्डर्स करें। बेसिकली हमें ये सब अंडरस्टैंड करना होगा कि एक अनरेगुलाइज्ड और अनरजिस्टर्ड और इलीगल लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने वाले हर बिजनेसमैन का बेसिक अर्निंग सोर्स दो चीजों से आता है। एक तो कितनी जमीन, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक पूरा का पूरा अभियान चला है जब शासकीय भूमियों को पूरी तरह से क्या कहते हैं छुड़वाया गया। करोड़ों की शासकीय भूमि, जो आज अभी सबसे बड़ा भोपाल में इशू चल रहा है वो यही है कि कलियासोत डैम और उसके आसपास के जो वेटलैंड एरियाज हैं वहां से कैसे हम इन कॉलोनाइजर्स को और इलीगल इंक्रोचमेंट वाले लोग जो अब होटल अलग अलग तरीके के हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स डाले ही जा रहे हैं उनको रोका कैसे जाए। बिल्कुल। दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि जो मध्यम वर्गीय इंसान होता है उसकी जिंदगी की कमाई का 75% उसके घर में इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल। अब एट दिस वन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज एक 30,000 या 40,000 की सैलरी अर्न करने वाला कोई एक आम जन, एक टाइप राइटर है फॉर एग्जांपल, अगर वो काम करता है तो वो अपने लोन लेकर और सब चीजें लेकर शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से दूर के किसी इलाके में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक घर खरीदेगा, उस घर को बनाएगा और उसमें वहां पर रेसाइड करने लगेगा। मोस्टली आज की डेट में अगर आप ये करना चाहें तो ये कोई भी किसी भी गिरी हुई हालत में आपको 38 लाख रुपए तक को पड़ता ही पड़ता है, इंक्लूडिंग द लैंड कॉस्ट। अब वो जो पर्टिकुलर लैंड है इवेंचुअली जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ जाएगा। पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति का यही होता है कि ये मेरा धन है, ये मेरा एक अर्जन है। तो प्रॉब्लम इसकी जैसे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लैंड के एरियाज में आता है उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये इलीगल कॉलोनीज में तो नहीं आता। अब दिक्कत ये होती है कि अगर आगे जाकर उसे कोई अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, उस बच्चे को उसको अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या उसके घर में हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ा इशू आ गया है और उसे कोई पे करना हो, तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लैंड एक इलीगल कॉलोनी में रिसाइड करता है, बैंक लोन देने से मना कर देते हैं। बिल्कुल। और वहां पर लोग ऐसे फायदे उठाए जाते हैं क्योंकि एक आम जन के लिए आज भी डाइवर्जेंस और ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसी वजह से वो 10 जगह सर मारता है। जब 10 जगह सर मारता है तो उसके लिए सबसे बेटर डिसाइडिंग ऑप्शन यही रहता है कि मैं छोड़ दूं उस पर्टिकुलर लैंड को, कितने में भी जाए और मैं यहाँ से मूव आउट कर दूं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ आते हैं बिल्डर्स जो इस वजह से इन मजबूरियों को गैदर अप करके वहां के लैंड को अर्जित कर लेते हैं, उसको डिसमेंटल भी करते हैं। ये आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा हरियाणा में। हरियाणा में गुड़गांव से रिलेटेड एरियाज में जहां पर ऐसी कॉलोनीज डेवलप हो गई थी, लोगों ने इलीगल लैंड और इलीगल कॉलोनीज का फायदा उठाकर उसको अक्वायर किया, डिसमेंटल किया और हाई राइजेस बिल्डिंग में फ्लैट्स बनाए जिनकी एक फ्लैटों की कीमत जो है आज की डेट में 5-5, 6-6 करोड़ तक जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे एक एक्शन, लेकिन इसमें आप एक सही क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें आम आदमी क्या कर सकता है। सबसे पहला तो एक आम आदमी लैंड परचेजिंग और लैंड में इन्वेस्टमेंट से पहले हैवी ड्यू डिलिजेंस करे, ये बहुत ही अनिवार्य हो गया। बिल्कुल। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि जिस लैंड पे आप कॉलोनाइजेशन करना चाह रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, लाइक इनक्लोज्ड कॉलोनी अगर आप कहीं प्लॉट अपने लिए खरीद रहे घर बनाने के लिए, तो फाइंड आउट करें कि आपके रेरा का रजिस्ट्रेशन आपके बिल्डर के पास है कि नहीं है। ये जो पर्टिकुलर लैंड है इसका कैटेगराइजेशन कैसा है। आमतौर पर लोग ये सोचेंगे कि ये सब जानकारियां हमें कहाँ से मिलेगी, तो मैं बताना चाहूंगा आपके सभी सुनने वालों को जो राष्ट्रीय स्तर पे भी है, हर स्टेट में एक कॉम्पिटेंट रेरा अथॉरिटी होती है जिसकी वेबसाइट पर आप जाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनके प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू पूरी समाप्त जानकारी ले सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग उनकी परमिशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन एंड प्लानिंग, रेरा और बाकी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सब कागज समेत
सेल्ड इन सिग्नेचर, कौन से साल में होती है, कितना उन्हें परमिशन मिला है, बस ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। और डिटेल्ड होने के लिए मैं एनकरेज करूंगा कि आप रेरा की वेबसाइट को अच्छे से छान लें, क्योंकि वो रीजनल भाषा में भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल विलक्षण जी, आपने ऐसी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। जैसे हम कहीं भी अगर प्लॉट्स खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, तो हमको खुद अवेयर होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये रेरा से अप्रूव्ड है, इसका लेआउट पास्ड है कि नहीं। ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी होगी, तभी हम इस जाल से बच सकते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस चुके हैं और अब उनके पास कोई समाधान भी निकलता नहीं नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विलक्षण सक्सेना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिल्डर्स की, हम बात कर रहे थे जो लोग जमीन खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं और घर खरीदते हैं, और कहीं ना कहीं बिल्डर्स की जो लापरवाही होती है, शासन प्रशासन की लापरवाही होती है, उसकी वजह से आम जन को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इसमें एक बात सामने निकल के आई कि खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही सारी चीजों को लेकर जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस जाल से जो है वो बच सकते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।